हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज से मैं एक यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए जीएस की नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो कृपया आप लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें मैं 1500 प्रश्न का लक्ष्य रख रहा हूँ और मैं ये 1500 प्रश्न समाप्त करने के बाद आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घग्गर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। हड़प्पा जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित, ये रावी नदी के तट पर स्थित था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे कैसे याद रखेंगे? हरा से याद रख लेना, ठीक है। हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया। देखिए गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की जो पहले उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। इसे अच्छे से याद रखना। बुद्ध का जो पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? देखिए स्यादवाद सिद्धांत वो किस धर्म संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यहीं पे पूछ ले दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो आएगा, उसका सही आंसर क्या आएगा? इल्तुतमिश, ठीक है ना। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए इसमें एक तरफ युद्ध दे रखे हैं, एक तरफ संधि रखी है। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। बी का हो जाएगा पहला। ए का 4, बी का पहला। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, ठीक है ना। तो सी का हो जाएगा हमारा दूसरा। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में और 1192 में। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो हमारा कोड क्या बन गया? 4 1 2 3। देख लेते हैं, 4 1 2 3, 4 1 2 3। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव प्रारंभ की गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1916 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका चरण मंजूमदार। इसे भी याद रखना, अंबिका चरण मंजूमदार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र में दो शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम से, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए केंद्र में दो शासन जो प्रारंभ किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रारंभ किया गया। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। वहीं बात कर ले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसे भी ध्यान रखना। डॉक्टर के एम मुंशी कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। वहीं बात कर लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
तो इनके पास 2 समिति थी, कौन कौन सी? तदर्थ झंडा समिति और संचालन समिति, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? देखिए संविधान में 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें कुछ विषय को रखा गया है, बताना है हमें कौन सा राज्य सूची का विषय है। देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसे ध्यान रखना। ये कब बनाया गया था समवर्ती सूची का विषय? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। वन भी क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत क्या है? ये संघ सूची का विषय है। और वहीं पर बात कर लें रेलवे पुलिस, ये क्या है? राज्य सूची का विषय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और रेलवे क्या है? वो संघ सूची का विषय है और रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखना इसको अच्छे से। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। वहीं बात कर लें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे भी अच्छे से याद रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 22 जुलाई 1947। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? यानी CAG कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 149। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति होती है। वहीं पर बात कर लें महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में दे रखा है इसके बारे में। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है इसका वर्णन करके दे रखा है अनुच्छेद 165 में। से भी अच्छे से याद रखना। चले देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। देखिए जो पूछा गया है इसमें, जो भारतीय मानक समय है और जो इंटरनेशनल मानक समय है उसमें कितने घंटे का अंतर पाया जाता है। देखिए जो इंटरनेशनल मानक समय है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। और भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री देशांतर पर स्थित है, पूर्व देशांतर पर। तो हमें इसके बीच में बताना कितना अंतर है। देखिए जब हम ग्लोब पे चलते हैं तो 1 डिग्री चलने में हमें 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको हमें देख लेंगे, 0 से लेकर 82.5 डिग्री में चलना है, तो इसमें 82.5 डिग्री चलने में कितने मिनट लगेंगे। तो 82.5 को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 दो 10 और 4 8 32 और 1 33। तो 330 क्या हो गया हमारे, 330 मिनट हो गए, ठीक है, 330 मिनट। इसको हम क्या करना है, घंटे में डिवाइड करना है। तो 60 से भाग कर दो। देखिए 60 6 पंजे 30, पॉइंट लगा लो, 3 6 पंजे 30, यानी 5.5 घंटे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 5.5 घंटे का अंतर होता है किसमें, भारतीय मानक समय में और इंटरनेशनल मानक समय में, ठीक है। जो भारतीय मानक समय है वो कहाँ से जा रहा है, इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजर रही है, ठीक है ना। इसे अच्छे से याद रखना। चले देखते हैं नेक्स्ट। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए हमें बताना है कि कौन से जो भारत का राज्य है इसकी सीमा तीनों देशों से लगती हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम। देखिए सिक्किम जो है, सिक्किम यहाँ बीच में इधर क्या है, इधर नेपाल है, एक तरफ भूटान है और ऊपर क्या है, इधर थोड़ी दूर जाके इधर चीन है। तो ठीक है, इसकी जो सीमा है तीनों देशों से लगती हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी टोटाबेटा, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर बात कर लें गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। और टोटाबेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, नीलगिरी पर्वत जो है वो उसकी सबसे चोटी कौन सी है, टोटाबेटा। और गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे चोटी है। वहीं पर बात कर लें जो अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की। तो ऑप्शन ए K2 गॉडविन ऑस्टिन, बी होगा कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी एवरेस्ट। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, एवरेस्ट होगी। ये कहाँ पर है, नेपाल में स्थित, ठीक है ना। और वहीं बात कर लें हम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो K2
यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए एक तरफ दर्रे दे रखे हैं, एक तरफ राज्य देखे हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए देखते हैं। माना, या माना आ सकता है या माणा। ये कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। एक हो जाएगा 4। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में, ठीक है ना। नाथुला सिक्किम, बी का हो जाएगा हमारा पहला। ध्यान रखना, माना दर्रा कहाँ पर? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, या वर्तमान में कहाँ हो गया है? लद्दाख में, ठीक है ना। सी का क्या हो जाएगा इसका? दूसरा। देखिए ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। शिप्कला दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश। डी का हो जाएगा तीसरा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 1 2 3, ठीक है ना। माना उत्तराखंड, शिप्कला दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा वर्तमान में कहाँ पर है? जोजिला लद्दाख में। और हमारा एक कौन सा दर्रा बचा? नाथुला दर्रा सिक्किम में, ठीक है ना। ऐसा अच्छे से याद रखना। चले देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए श्री गंगानगर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? जोधपुर में। देखिए जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान वो कहाँ स्थित है? राजस्थान के बीकानेर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए एक तरफ क्या दे रखे हैं? उपकरण दे रखे हैं, एक तरफ मापन की राशि दे रखी है। देखिए सबसे पहले दे रखा है एमीटर। देखिए एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो एक का क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा। एक का तीसरा। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, ठीक है ना। तो इसका सही बी का क्या हो जाएगा? चौथा। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? भार। सी का हो जाएगा दूसरा। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? दाब। तो डी का क्या हो जाएगा? पहला। इसे ध्यान रखना। देखिए बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कितनी डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? ऑप्शन ए 100 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी -32 डिग्री, ऑप्शन डी -40 डिग्री। देखिए इसको हम क्या करेंगे? फार्मूले निकालेंगे, ठीक है। याद तो हमें करना है वो तो करना, लेकिन इससे फार्मूला निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है C/5 F -32/9, ठीक है। इससे हमें क्या है? इसमें संबंध स्थापित हो जाएगा किसमें? डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट में। देखिए इसको कैसे निकालेंगे इसको? देखिए सेंटीग्रेड में पूछा है तो सेंटीग्रेड पूछा है तो हम फारेनहाइट का जो मान है वो सेंटीग्रेड में रख देंगे। तो C/5, एफ की जगह रख देंगे हम सी, क्योंकि सेंटीग्रेड पूछा है। बराबर समान होंगे तो सी एफ की जगह आ जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा सी। -32/9 तिरछी हम गुणा कर देंगे इसकी। 9C बराबर 5C माइनस के 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 160। ये हो जाएगा 9C माइनस 5C बराबर 160। तो यहाँ पर ही हमारा ये 9C माइनस 5C बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस के क्या हो जाएगा? 160। 5 ये हो जाएगा 4C बराबर माइनस के 160। C बराबर हो जाएगा 160/4, 416 जाएगा -40 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, -40 डिग्री तापक्रम पर, डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर बात करते परमाणु की, ये हो गया नाभिक। अगर परमाणु की बात करते तो परमाणु में देखो नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो होते हैं नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके कक्षा में बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर बात करते कि परमाणु में क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं? नाभिक में क्या होते हैं? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जंग लगने पर लोहे का भार। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी अनिश्चित। देखिए जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। हमेशा याद रखना, कोई ना कोई जिस पे बढ़ रही है लोहे पे, इसका मतलब लोहे का भार क्या है? बढ़ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
सबसे बड़ा आकशेरुकी है, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आकशेरुकी मतलब होता है इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी स्क्विड, ऑप्शन सी कोरल, ऑप्शन डी जेलीफिश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा स्क्विड। स्क्विड जो होता है वो सबसे बड़ा आकशेरुकी जीव है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अपटू ग्रंथि, ऑप्शन डी अमाशय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यकृत ग्रंथि। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है ना। वहीं बात कर लें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अपटू ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे भी अच्छे से याद रखना। वहीं बात कर लें अग्नाशय जो है वो अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इसकी जो लैंगरहेंस की दीपिका है उसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन का निर्माण होता है। इसे भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका सही आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर में ये स्थित है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी होगा 1990, ऑप्शन डी 1994। देखिए सब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वहीं बात कर ली 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है ना। इसे भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शांत घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। देखिए शांत घाटी जो स्थित है वो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं पर बात कर लें फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। इसे भी अच्छे से याद रखना। ठीक है ना। शांत घाटी केरल और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन बी प्रदूषण से, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण से, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन से। तो देखिए जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौते से। वहीं बात कर ले ओजोन क्षरण का संबंध किससे था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जलवायु परिवर्तन से किससे संबंधित था? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तीनों प्रोटोकॉल को ध्यान रखना। क्योटो जलवायु परिवर्तन से, मॉन्ट्रियल ओजोन क्षरण से, और कार्टेजेना जैव सुरक्षा समझौते से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक तरफ इसमें क्या दे रखे हैं? राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, एक तरफ राज्य देखें। इनको हमें सूची से मिलाना है। देखिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। इसका ए का हो जाएगा दूसरा। भाई बात कर लें पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। बी का हो जाएगा पहला। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। सी का हो जाएगा तीसरा। और वहीं बात कर लें बांदीपुर, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। डी का हो जाएगा चौथा। तो 2 1 3 4। ठीक है ना। 2 1 3 4, 2 1 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1997 से 98, ऑप्शन बी 1998 99, ऑप्शन सी 1999 2000, ऑप्शन डी 2000 से 2001। देखिए जो इस राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी जो 1985 में बीमा स्टार्ट हुई थी, फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, उसके स्थान पर ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना। ये राष्ट्रीय फसल बीमा योजना थी, ये खरीफ के समय से स्टार्ट की गई थी। और ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी, ये रबी की फसल से स्टार्ट की गई। इसे भी अच्छे से याद रखना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1999 और 2000 में ये जो फसल बीमा योजना थी 1985 में स्टार्ट की गई, इसके स्थान पर प्रारंभ की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1951 से 52, ऑप्शन बी 1956 57, ऑप्शन सी 1961 से 62, ऑप्शन डी 1966 से 67। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951-52 में स्टार्ट की गई थी, और ये कब तक चली थी? 1956 तक। ये जो पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरॉड
डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। इसे भी अच्छे से याद रखना। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1982। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1921। देखिए बाकी सभी वर्षों में क्या हुई, जनसंख्या क्या हुई थी? बढ़ी थी। लेकिन जो 1921 वर्ष ऐसा था, इसमें जनसंख्या क्या थी? घटी थी। इसके बाद फिर बढ़ी थी। देखो पहले से बढ़ती चली आ रही थी, फिर घट गई, फिर बढ़ने लगी। तो यहाँ से क्या हुआ है? विभाजन हो गया। ठीक है ना। महान विभाजन का वर्ष इसलिए कहा था 1921 जनगणना को कि इसमें क्या हुई थी जनगणना, एक बार ये ऐसा वर्ष है इसमें जनसंख्या घटी थी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ उद्योग दे रखा है, एक तरफ केंद्र दे रखे हैं। किस जो उत्तर प्रदेश के राज्य दे रखे हैं, किस राज्य से संबंधित है? देखिए खेल का सामान का संबंध कहाँ से है? ये मेरठ से। जितना भी खेल का सामान हो कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। तो एक हो जाएगा। तीसरा वही बात कर लें, दिया सलाई। दिया सलाई का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? बरेली में स्थित है। बी का हो जाएगा चौथा। वही बात कर लें, पीतल का सामान, पीतल नगरी मुरादाबाद। सी का हो जाएगा पहला। और लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर में, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अच्छे से इसे याद रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु कितने क्षेत्र हैं? 9 क्षेत्र हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।